हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। बिजनेस अकेला किसी जगह पे काम नहीं कर सकता, वो किसी ना किसी इन्वायरमेंट में ऑपरेट करता है जहाँ रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। मैनेजर पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करता है और उसे समझने की कोशिश करता है ताकि वो करेक्ट डिसीजन ले सके, रिस्क कम हो और वो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज ले सके, उनका फ़ायदा उठा सके। सो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल। ये वो फैक्टर होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। ये बिजनेस के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है और उनके लिए अलग अलग थ्रेट्स, खतरा भी लेकर आता है, अलग अलग उसके लिए अवसर भी लेके आता है। इस इन्वायरमेंट को स्टडी करके मैनेजर अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को पता लगा सकता है ताकि वो बेटर डिसीजन ले सके। ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स होते हैं बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं, प्रॉफिट को भी अफेक्ट करते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में सारे के सारे फैक्टर आ जाते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। बिजनेस इन्वायरमेंट के ये जो फैक्टर्स हैं ये अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आते हैं और थ्रेट्स भी लेके आते हैं। जैसे कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उससे बिजनेस ग्रो होगा, कंपटीशन भी बढ़ेगा, पर एक टाइम के लिए जो बिजनेस की सेल है वो कम हो जाएगी। तो ये होता है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो अब देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या इसका नेचर है। फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर वो फैक्टर आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है पर वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेस के फोर्सेस जो आउटसाइड ऑपरेट कर रही है वो सब किस में आती है? बिजनेस इन्वायरमेंट में आती है। ये फैक्टर बिजनेस के कंट्रोल के अंदर नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर्स टुगेदर सभी मिलकर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। फोर्सेस जो है उन्हें दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती है? जो किसी पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करती है, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, क्योंकि ये हर एक फर्म हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं। तो उनमें कुछ चेंज आएगा तो ये किसी एक पर्टिकुलर फर्म या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करेगा। दूसरी जो फोर्सेस होती है वो होती है जनरल फोर्सेस। ये सभी फर्म को अफेक्ट करती है, जो इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं सभी को इक्वली अफेक्ट करती है। जैसे कि सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, कोई भी फैक्टर्स है, कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो सभी फर्म को अफेक्ट करते हैं एक इंडस्ट्री के। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है इंटर रिलेटेडनेस। सभी के सभी जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज लेके आती है तो इससे पॉलिटिकल चेंजेस भी कुछ ना कुछ इकोनॉमी के अंदर आएंगे, तो एक फैक्टर ही दूसरे फैक्टर को अफेक्ट करता है। सारे के सारे फैक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी फैक्टर एंड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सभी के सभी जो फैक्टर है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, हमने अभी अभी पढ़ा। तो इसी इंटर रिलेटेडनेस के कारण ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसको समझना, इसको अच्छे से हर एक फैक्टर को समझना कि वो क्या इफेक्ट डालेगा बिजनेस पर, उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। लोकल कंडीशंस अलग अलग होती है, हर एक बिजनेस की हर एक जगह पे अलग अलग होती है। नेक्स्ट है डायनेमिक फीचर। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, कोई भी फैक्टर जो है वो सेम नहीं रहता, ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? डायनेमिक होता है, वो बार बार चेंज होता रहता है, कुछ भी स्टैटिक नहीं रहता। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है अनसर्टेनिटी। फ्यूचर चेंजेस बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी आते हैं उन्हें हम अनुमान नहीं लगा सकते, उनका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, फुल सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि क्या चेंज आगे वाले टाइम में आने वाला है। कंडीशंस चेंज होती रहती है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, तो इससे हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर पाते सर्टेनिटी के साथ। जैसे कि टेक्नोलॉजी और फैशन लगातार चेंज होते रहते हैं तो बिजनेसेस
प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि फ्यूचर में क्या चेंज आने वाला है, एग्जैक्ट नहीं पता लगा पाते। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या महत्व है, उसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, उसे समझना क्यों ज़रूरी है बिजनेस को रन करने के लिए, इसके बारे में जानते हैं। पहला है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को करेक्टली प्रिडिक्ट कर लेते हैं तो इससे हम और जो बिजनेसेस है ना उनसे एक स्टेप फॉरवर्ड निकल जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके हम नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को पता लगा सकते हैं। अगर हमारी बिजनेस के ऊपर कोई थ्रेट आने वाला है चेंजेस के कारण तो उसका भी पता लगा सकते हैं। तो कंपनीज इन चेंजेस को रिकॉग्नाइज करके और सभी बिजनेसेस से पहले एडवांटेज ले सकती है और सक्सेसफुल बन सकती है। नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेते हैं, अगर हमें उसको प्रिडिक्ट करने की अच्छी नॉलेज है तो हम बेटर प्लान्स बना पाएंगे, बिजनेस की अलग अलग बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे जिससे हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके बिजनेसेस करेक्ट डिसीजन ले पाएंगे और कॉम्पिटिटर से जल्दी मूव करके कंपटीशन को भी फेस कर पाएंगे कॉम्पिटिटर के साथ। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेसेस को के अंदर जो रिसोर्सेज यूज होते हैं जैसे कि मनी, रॉ मटेरियल, मैन पावर, मशीन, मेथड, ये सभी जो यूजफुल रिसोर्सेज है फर्म इसके बारे में भी पता लगा लेगा कि कौन से रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत होती है, कौन से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और कौन से हमें प्रॉपरली यूज़ करने किस तरह चाहिए, ये सब हम पता लगा लेते हैं। फिर है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है, फैशन बदलता जा रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस भी टाइम टू टाइम बदलती जा रही है। तो रैपिड चेंज के साथ साथ ही हमें चलना पड़ता है हर एक बिजनेस को अगर वो सरवाइव करना चाहता है तो। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर कर बिजनेसेस खुद को एडजस्ट कर लेते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। नेक्स्ट है वार्निंग सिग्नल। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी हम करते हैं और अगर हम थ्रेट्स को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए खतरा बन सकता है, वार्निंग सिग्नल वो हमारे लिए बन जाता है। इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना जरूरी है ताकि हम टाइमली एक्शन ले सकें और रिस्क को कम कर सकें। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकती है। कंपनी रेगुलरली स्टडी करती है इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंज आ रहे हैं ताकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सके और अपनी कंपनी उनकी जो बिजनेस है वो बेटर परफॉर्म कर सके बाकी सब बिजनेसेस से। बिजनेसेस अगर इन चेंजेस को इग्नोर करती है तो मार्केट के अंदर फेल हो जाएगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी बेटर कर पाती है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं, उसे 2 टाइप्स में बाइफरकेट किया गया है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स आते हैं जिसके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, मैनेजमेंट को कैसी रखनी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा रहेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी और किस तरीके से रखनी है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वो फैक्टर्स आते हैं जो बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं पर बिजनेसेस का उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट 2 टाइप्स के होते हैं। माइक्रो एनवायरनमेंट को हम ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी कहते हैं। ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी बिजनेस को, किसी फर्म को पर्टिकुलरली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उसके कॉम्पिटिटर्स हो गए, पब्लिक होगी या मार्केट इंटरमीडिएरी यानी कि होलसेलर रिटेलर्स हो गए। मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरल इन्वायरमेंट भी कहते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो पूरे के पूरे एक इंडस्ट्री को सेम तरीके से इक्वली अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया, लीगल इन्वायरमेंट हो गया। तो इन सभी को डिटेल से एक एक करके स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? वो फैक्टर्स जो बिजनेस के अंदर ही काम करते हैं और बिजनेसेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं, उसके काम को के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेसेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं और ये बिजनेसेस के अंदर प्रेजेंट होकर बिजनेसेस का इनके ऊपर कंट्रोल होता है।
ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, कि हमें बिजनेस का कौन सा गोल, क्या गोल अचीव करना है। पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, रूल्स और गाइडलाइंस क्या होगी काम करने की। प्रोडक्शन कैपेसिटी, एबिलिटी कितनी है, कितना हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड, कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बिजनेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन्वॉल्व करते हैं एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग के अंदर। मैनेजरियल एटीट्यूड, कौन सी टाइप की मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, कौन से तरीके से हम काम करते हैं। ये सब जो फैक्टर है इनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल होता है, और बिजनेस इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है जितना वो चाहे, और ये बिजनेस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो इन्वायरमेंट का टाइप है वो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आता है, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के आउटसाइड काम करते हैं पर वो बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। बिजनेसेस का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, इन्हें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बिजनेस की डिसीजन मेकिंग और ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालते हैं। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिवाइड किया गया है दो पार्ट के अंदर, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहला है माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो क्लोजली बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। ये डायरेक्टली कंपनी की बिजनेस की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। ये फैक्टर हर एक बिजनेस को अलग अलग तरीके से प्रभाव डालते हैं। इनको हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके मेन एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे कि कस्टमर्स हो गई, पब्लिक, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडिएरी। सो फर्स्ट है कस्टमर। कस्टमर इंपॉर्टेंट होता है हर एक बिजनेस के लिए। कौन होते हैं कस्टमर, हाउस होल्ड हो गए, इंडस्ट्रीज होगी, गवर्नमेंट, कमर्शियल फर्म, ये सब कस्टमर्स के अंदर आती है। किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है वो कस्टमर पे डिपेंड करती है। अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देता है तो बिजनेसेस को लॉस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक फर्म को ट्राई करना चाहिए कि वो सभी प्रकार के कस्टमर्स को रखे, ना कि किसी एक स्पेसिफिक हाउस होल्ड कस्टमर पे डिपेंड रहे, सिर्फ इंडस्ट्री पे डिपेंड रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे सभी प्रकार के कस्टमर को अपने बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर रखना चाहिए। नेक्स्ट है सप्लायर्स। सप्लायर्स कौन होते हैं, जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और रिसोर्सेज जो भी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत है वो प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस डिपेंड करता है कि सप्लायर अगर स्मूथली काम करेंगे तो बिजनेस भी स्मूथली काम करता रहेगा। वो टाइम टू टाइम हमें रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते रहेंगे तो हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएंगे। अगर सप्लायर इन गुड्स को सप्लाई करना बंद कर दे तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगी और बिजनेस के ऑपरेशन भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। इसीलिए बिजनेसेस को सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, वो फर्म्स जो जैसा हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो हम सर्विसेज बेच रहे हैं, वैसे ही सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, उन्हें हम कॉम्पिटिटर्स कहते हैं। ये बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर ये बेटर प्रोडक्ट और लो प्राइस पे अट्रैक्टिव ऑफर के साथ अगर ये प्रोडक्ट को बेचने लग जाए तो फिर जो कस्टमर्स है वो उनके प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देगा, ना कि हमारे प्रोडक्ट को। तो बिजनेस को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए और सर्विसेज को भी इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम इनके साथ अच्छे से compete कर पाएंगे। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक कौन होती है, लोकल पब्लिक, मीडिया, सोशल ग्रुप, ये सब पब्लिक के अंदर आते हैं। पब्लिक का जो ओपिनियन है वो अफेक्ट करता है बिजनेस को। अगर पॉजिटिव पब्लिसिटी है किसी भी बिजनेस की तो बिजनेस ग्रो करेगा। अगर नेगेटिव पब्लिसिटी है, लोग उसके बारे में सारे के सारे बैड इफेक्ट जानते हैं, तो ये उसकी रेपुटेशन को अफेक्ट करता है और बिजनेस टाइमली अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। नेक्स्ट है मार्केट इंटरमीडिएरी। मार्केट इंटरमीडिएरीज कौन होते हैं, एजेंट्स, होलसेलर, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचने में मदद करते हैं। ये प्रोड्यूसर को कस्टमर से कनेक्ट कराने में मदद करते हैं। ये इंटरमीडिएरीज अगर कंपनी को सपोर्ट करना बंद कर दे तो फिर सेल कम हो जाएगी कंपनी की और बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का वो है मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर वो एक्सटर्नल फैक्टर आते हैं जो बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। ये डायरेक्टली किसी एक बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते, ये सभी बिजनेसेस को सेम वे में अफेक्ट करते हैं। बिजनेसेस का इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता,
और इन्हें जनरल इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के, मैक्रो इन्वायरमेंट के क्या क्या डायमेंशन है देखते हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट, ये सब किस में आते हैं? मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम भी आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी आती है और इकोनॉमिक कंडीशन भी आती है कंट्री की। ये बिजनेस एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करती है और उसकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है। ये बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़, अवसर भी अच्छे अच्छे लेके आती है। कई बार ये थ्रेट भी साबित होती है बिजनेसेस के लिए। बिजनेसेस को इन्हें अच्छे से स्टडी करना चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, इनका फ़ायदा उठा सकें, या फिर कोई भी अगर रिस्क हमारे ऊपर बन रहा है तो हम उससे टाइमली एक्शन लेके उससे निकल सकें। तो इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला है इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जिसके अंदर सारा का सारा कंट्रोल बिजनेस गवर्नमेंट के पास होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसके अंदर प्राइवेट हैंड्स में कंट्रोल होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जो हमारी इंडिया की है, इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलकर काम करते हैं। फिर है इकोनॉमिक पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बिजनेसेस को अफेक्ट करती है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी होगी, टैक्सेशन पॉलिसी होगी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होगी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आती है जैसे कि नेशनल इनकम कंट्री की कितनी है, जनरल प्राइस लेवल कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता है, इन्फ्लेशन कितनी है। तो ये सब भी क्या करते हैं? इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहला देखो इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट, बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाएगा तो जो गुड्स की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लोग क्या करेंगे? गुड्स परचेज करने की बजाय उसे बैंक के अंदर पैसे को जमा करना शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारी डिमांड कम हो जाएगी। इनकम ऑफ द पीपल। अगर लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे गुड्स की, और वहीं अगर इनकम कम हो जाएगी तो वो गुड्स की कम डिमांड करेंगे। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर तेज़ी आ जाती है मार्केट में तो बिजनेस की कॉस्ट, बिजनेस को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि प्रॉफिट भी अफेक्ट होंगे और प्राइसेस भी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है? सोशल इन्वायरमेंट के अंदर सोशल फोर्सेस आते हैं और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। ये कस्टमर के बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं और उनके बिजनेस डिसीजंस को भी अफेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? पहला है ट्रेडिशन। सोशल प्रैक्टिसेस जो लंबे टाइम से चलती आ रही है उन्हें बोला जाता है ट्रेडिशन। जैसे कि दिवाली पे कोई भी ट्रेडिशन है, कहीं क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ गुरु पर्व सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये अलग अलग क्या है? ट्रेडिशंस है। वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? मोरल प्रिंसिपल जो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर रखे हैं, जैसे कि फ्रीडम, जस्टिस, सभी को समानता, इक्वलिटी देना। फिर है सोशल ट्रेंड। सोशल ट्रेंड चेंजेस होते हैं जो सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है टाइम टू टाइम, उन्हें क्या बोला जाता है? सोशल ट्रेंड्स बोला जाता है। जैसे कि हेल्थ और फिटनेस को लेकर सोसाइटी आजकल ज़्यादा ध्यान दे रही है, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इम्पैक्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस। सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है? फेस्टिवल्स एंड ट्रेडिशंस। इंडियन फेस्टिवल्स जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स के टाइम पे क्लोथ की, स्वीट्स की, मिठाइयों की, गिफ्ट की, डेकोरेशन आइटम की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है फेस्टिवल्स के टाइम पे। फ्रीडम ऑफ चॉइस। इंडिविजुअल के पास पूरी आज़ादी है कि वो मार्केट में किसी भी शॉप से कोई भी चॉइस करके सामान ले सकता है। बिजनेसेस मस्ट प्रोवाइड बेटर प्रोडक्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो बिजनेसेस को बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करने चाहिए कस्टमर को ताकि वो उनसे अट्रैक्ट हो और उसे परचेज करे। सोशल जस्टिस। बिजनेसेस को काम करना चाहिए सोसाइटी के लिए, वो उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर काम करे। इक्वलिटी। इक्वल पे टू इक्वल, मैन एंड वुमेन। सेम वर्क के लिए हमें चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो सेम पे देनी चाहिए, कोई भी हमें बाइफर्केशन नहीं करना चाहिए। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड। हेल्थ अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जिम की डिमांड, हेल्दी फूड्स की डिमांड, मिनरल वाटर और ऑर्गेनिक फूड की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आती है? नई इन्वेंशंस, नई टेक्निक्स, नई मेथड बिजनेसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ये आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में। टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को बेटर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं, जबकि थ्रेट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। बिजनेसेस मस्ट
अपडेटिंग देमसेल्फ, उन्हें नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बिजनेसेस को अपडेट हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी एआई आया है, जो बहुत सारे जो पर्सन है वो जॉबलेस हो गए क्योंकि उन्हें एआई को यूज़ करना नहीं आता। तो ये क्या है, उनके लिए थ्रेट साबित हुआ। और कुछ के लिए उन्होंने फिर उसको सीख लिया तो उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी, उन्होंने टाइमली जिन लोगों ने सीख लिया उनके लिए अपॉर्चुनिटी की तरह उसने काम किया। तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? न्यू प्रोडक्शन मेथड, बेटर वे को हम तलाश लेते हैं, बेटर वे हमें मिल जाती है, डिस्कवर कर लेते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। न्यू बिजनेस मेथड, नए नए मेथड हम पता लगा लेते हैं जिससे कि हम बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर पाएँ। टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है वो बिजनेसेस के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालता है? जैसे कि टेलीविज़न इंडस्ट्री है, टेलीविज़न के आने से सिनेमा और रेडियो इंडस्ट्री को नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, उन्हें यूज़ करना लोगों ने बंद कर दिया, कम कर दिया। फोटोस्टेट मशीन्स के कारण कार्बन पेपर की जो डिमांड है वो कम हो गई, लोगों ने फोटोस्टेट करवाना शुरू कर दिया, कार्बन पेपर का यूज़ कम करना शुरू कर दिया। सिंथेटिक थ्रेड जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है कॉटन क्लॉथ इंडस्ट्री को। सिंथेटिक थ्रेड आने के कारण कॉटन की जो डिमांड है वो कम हो गई। डिजिटल वॉचेस के आने के कारण जो ट्रेडिशनल वॉचेस होती है उनकी भी डिमांड कम हो गई। तो टेक्नोलॉजी भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आती है? किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन आती है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, पीस स्टेबिलिटी कैसी रहती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से अफेक्ट करता है बिजनेसेस को। बिजनेसमैन जो है वो रेगुलरली पॉलिटिकल चेंजेस को स्टडी करता है और फिर वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर खुद के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का पता लगा लेता है। मेजर एलिमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है कंट्री के अंदर, पीस कंट्री के अंदर बनी हुई है नहीं बनी हुई, वार के टाइम पे सारी सिचुएशंस चेंज हो जाती है। गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है बिजनेस के टुवार्ड्स, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, आइडिया और पॉलिसीज़ कौन कौन सी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, किस तरह के उनके विचार रहते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसे बिजनेस को अफेक्ट करता है? जैसे कि 1977 में जनता गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो है वो फॉलो की कि उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर क्या कर दिया, उनको एक बार इंडिया के अंदर एंट्री उनकी बंद कर दी, जिसके कारण IBM और जो कोको कोला थी वो इंडिया से चली गई। जब बाद में जब न्यू गवर्नमेंट आई, फॉरेन कंपनीज को की इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू कर दी तो कोको कोला ने वापस एंटर कर दिया इंडियन मार्केट के अंदर। पॉलिटिकल सपोर्ट के कारण हैदराबाद को हम साइबराबाद भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मेजर IT सेंटर डेवलप है और IT कंपनीज ने यहाँ पे अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आते हैं? गवर्नमेंट अलग अलग लॉ पास करती है, अलग अलग कोर्ट जजमेंट पास होती है किसी भी केस के ऊपर, या फिर डिसीजंस जो कमीशंस और एजेंसीज के द्वारा बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल लेवल के ऊपर, वो भी किस में आते हैं? लीगल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। ये भी बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं। ये जो लॉज है ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं अलग अलग बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बाइंग और सेलिंग होगी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह हो गए। बिजनेसेस को इस लीगल सिस्टम और इसकी वर्किंग को फॉलो करना पड़ता है। लीगल इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है, पॉजिटिवली भी करता है और नेगेटिवली भी करता है, तो इन्हें स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर एलिमेंट कौन कौन से लीगल इन्वायरमेंट के? लॉज और एक्ट्स जो पास करती हैं गवर्नमेंट, कमीशन और एजेंसी के द्वारा लिए गए डिसीजन और कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट्स, इसके मेजर एलिमेंट है। तो ये जो लीगल इन्वायरमेंट है ये कैसे इम्पैक्ट डालता है बिजनेस के ऊपर? जैसे कि बाय रिमूविंग कंट्रोल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, कंपनीज वर एबल टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी थ्रू न्यू इशू इन द प्राइमरी मार्केट। जब कैपिटल मार्केट के ऊपर से कंट्रोल हटा लें तो कंपनीज बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट कर पाती है प्राइमरी मार्केट से न्यू इशू करके। रिलैक्सेशन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रूल अलाउड मैनी मल्टीनेशनल कंपनी टू एंटर इंडिया। अगर हम FDI के अंदर रिलैक्सेशन कर दे, फॉरेन एक्सचेंज रूल को हम अलाउ कर दे तो MNCs बहुत ज़्यादा एंटर हो जाएगी इंडिया के अंदर और जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ जाते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 एंड चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये सब टर्म एक ही है
कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में 1991 के बाद, 1991 में कौन से चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड किए गए और कैसे इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का जो सिनेरियो है वो चेंज होता जा रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमी में चेंज लाने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया 1991 में। इसका ऑब्जेक्टिव मेन यही था कि जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें ख़त्म किया जा सके, रिमूव किया जा सके और हमारी कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसे स्पीडी तरीके से किया जा सके, उसे जल्दी जल्दी अपनी कंट्री को डेवलप बनाया जा सके। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए उनके क्या क्या फीचर्स थे। पहला है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट कंट्रोल को कम कर देना और फ्रीडम देना इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को, कि वो क्या करे, ज़्यादा लाइसेंसिंग के चक्कर में ना जाए। कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर्स, लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट कंपनीज का रोल बढ़ाया जाए, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसे कम किया जाए। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करना चाहिए ताकि फॉरेन ट्रेड जो है वो बढ़ सके और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सके। ये सारे जो रिफॉर्म है ये इसीलिए लाए गए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए हम इंडिया की तरफ और बिजनेस को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो एक एक करके हम इन फीचर्स को पढ़ते हैं डिटेल में। फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल को, जो अननेसेसरी गवर्नमेंट का कंट्रोल है बहुत ज़्यादा, उसे रिमूव करना और इकोनॉमी को फ्री और कॉम्पिटिटिव बनाना। इसके मेन फीचर्स क्या क्या होंगे? लाइसेंसिंग की जो नीड थी कुछ इंडस्ट्रीज में उनको रिमूव कर दिया गया, लाइसेंस सिस्टम को कुछ इंडस्ट्रीज में रिमूव कर दिया गया। ज़्यादा फ्रीडम दी गई इंडस्ट्रीज को, बिजनेसेस को डिसीजन लेने के लिए कि वो अपना साइज कितना रखना चाहती है, स्मॉल स्केल पे करना चाहती है, लार्ज स्केल पे करना चाहती है बिजनेसेस को। रिमूविंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जब हम गुड्स और सर्विसेज देते थे तो उसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, उन्हें भी रिमूव कर दिया गया। गुड्स की प्राइस को भी फिक्स करने की फ्रीडम दी गई, टैक्स रेट्स को कम कर दिया गया, अननेसेसरी जो गवर्नमेंट कंट्रोल था उसे भी कम कर दिया गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था उसे भी आसान बना दिया गया और फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या किया, ये सब किया ताकि फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को अट्रैक्ट करना आसान हो जाए। नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इसके अंदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइजेज थी, गवर्नमेंट के बिजनेसेस थे, उसका कंट्रोल किसे दे दिया जाता है? प्राइवेट सेक्टर को। या तो पूरा ही दे दिया जाता है या फिर कुछ हिस्सा भी दिया जा सकता है। इसके मेन फीचर्स क्या होंगे? पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के रोल को हम बढ़ाएंगे ताकि गवर्नमेंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। गवर्नमेंट मशीनरी का जो साइज़ है उसे भी कम कर देंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी स्पीडीली जल्दी हो सके उसके ऊपर ध्यान देंगे। मैनेजमेंट जो है एंटरप्राइजेस की उसे हमें सुधारना, इम्प्रूव करना है। गवर्नमेंट की जो इनकम है उसे भी हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करते हैं। कंपटीशन को बढ़ाने के लिए भी ओपन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसीलिए भी क्या किया जाता है, प्राइवेटाइजेशन किया गया। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? एक कंट्री की इकोनॉमी को एंटायर अदर वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना, इसे क्या बोला जाता है, ग्लोबलाइजेशन। हम क्लोज्ड इकोनॉमी की तरह काम नहीं करेंगे, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, अब हम बाहर इंटरनेशनली भी डील कर पाएंगे। इसके फीचर्स क्या होंगे? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन। अप टू अ लेवल हम रिस्ट्रिक्शंस कम कर दिए जाते हैं, गुड्स और सर्विसेज को हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली भेज सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द कंट्रीज, इन्वेस्टमेंट भी हम बाहर कर सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्रीज, हम अपनी टेक्नोलॉजीज को भी शेयर करते हैं कंट्री टू कंट्री। जो पर्सनस है वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकता है। सिमिलर मेथड्स फॉर सॉल्विंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रॉब्लम, इसीलिए भी क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन आया। ये इसके फीचर्स थे। सो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये जो इकोनॉमिक के अंदर चेंजेस आए, रिफॉर्म्स आए, इनका मेन एम क्या था? इसका मेन एम यही था कि
कि जो हमारी इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो मॉडर्न बन जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकें, अननेसेसरी जितना भी कंट्रोल है उसे क्या किया जाए, कम किया जाए या फिर हटा ही दिया जाए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट क्या हो, इन्वेस्टमेंट बिजनेसेस के अंदर हो। इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट कर लेंगे। फिस्कल डिफिसिट को कंट्रोल करने के लिए भी क्या लेके आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, तो हम एक्सपेंडिचर को या तो कम करेंगे या फिर हम इनकम को बढ़ाएंगे ताकि हम फिस्कल डिफिसिट को करेक्ट कर सके, उसे कंट्रोल कर सके। इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, इंपोर्ट कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाए, बेटर हो जाए। कंट्रोलिंग लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में सरकारी जो भी हमारे सेक्टर थे, उन इंडस्ट्रीज में जो लॉस हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए भी क्या किया गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। नेक्स्ट है मेजर स्टेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हम चेंजेस हम लेके आए उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे चेंजेस, मेजर स्टेप्स लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, जो थे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स आए, कैपिटल मार्केट में भी कुछ चेंजेस रिफॉर्म्स आए, प्राइस कंट्रोल को रिमूव कर दिया गया। फर्स्ट है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या था, इसके अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो रोल है ना कंट्री की, उसे क्लियरली डिफाइन किया गया कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर हमने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ को, कुछ इंडस्ट्रीज़ को फ्री कर दिया कि गवर्नमेंट कंट्रोल से उन्हें ज़्यादा लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस से उन्हें फ्री कर दिया गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी हमने, मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम ताकि जाएं। पब्लिक सेक्टर का जो रोल है उसे कम कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया हमने इनसे। दूसरा है न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी क्या होती है, ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स भेजते हैं, उसको कंट्रोल करना और रेगुलेट करना न्यू ट्रेड पॉलिसी का काम था। इसके फीचर्स क्या थे, ट्रेड को भी फ्री कर दिया गया, अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी ना कि आप इतनी क्वांटिटी के गुड्स बेच सकते हो, इतनी क्वांटिटी के वहाँ से खरीद सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकते, इन सबको रिमूव कर दिया गया। ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को सबको रिमूव कर दिया गया और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ईजियर बना दिया गया। इसके अंदर हम गुड्स मंगवा भी बहुत आसानी से सकते हैं और भेज भी बहुत आसानी से सकते हैं, उसके प्रोसीजर को ईजी कर दिया गया। नेक्स्ट है फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स क्या होते हैं, फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की बात की जाती है। फिस्कल डिफिसिट जो अराइज होता है उसी के लिए क्या आया, फिस्कल रिफॉर्म्स किए गए। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स तो ज़्यादा है पर उसकी जो इनकम है वो कम है, तो एक्सपेंडिचर जब ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो उसे बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जो टोटल वैल्यू सभी गुड्स और सर्विसेज कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती है उनसे जो टोटल वैल्यू बनती है एक साल के अंदर, उसे ही बोला जाता है जीडीपी। फिस्कल डिफिसिट को मेजर किया जाता है जीडीपी की परसेंटेज की फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट है मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी रिफॉर्म्स क्या होते हैं, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है पहले ये जानते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सेंट्रल बैंक जो कि हमारा आरबीआई है वो इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है, और वो किस पॉलिसी के थ्रू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मेन एम क्या होता है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे और हम मनी सप्लाई के ऊपर कंट्रोल कर सकें और ग्रोथ की तरफ भी चलते रहें। जो चेंजेस इस पॉलिसी में किए जाते हैं उन्हें ही बोला जाता है मॉनेटरी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म। कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट जिसके अंदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज किया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है, कैपिटल मार्केट बोला जाता है। तो मेन रिफॉर्म्स कौन कौन से आए कैपिटल मार्केट के अंदर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है और उसे रेगुलेट भी करता है। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसे भी रिमूव कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया कि वो भी म्यूचुअल फंड्स को इस्टेब्लिश कर सकती है। नेक्स्ट है डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे उसके प्राइस कंट्रोल लगा रखा था तो उसे गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया।
प्राइस कंट्रोल क्या होता है? जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्राइस कंट्रोल। इसमें मेन चेंजेस क्या है? प्राइस कंट्रोल कुछ प्रोडक्ट जैसे कि फर्टिलाइजर, स्टील, आयरन, इनके ऊपर लगाया हुआ था, उसे रिमूव कर दिया गया। और जो ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम इन गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते, इन सब को भी हटा दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, इनमें जो चेंजेस आए, उनका क्या प्रभाव पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आने के कारण बिजनेस और इंडस्ट्रीज के अंदर जो कंपटीशन था वो बढ़ गया। बिजनेसेस जो है उनको ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा टेलीकम्युनिकेशन एरिया में, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में जो कंपटीशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। इनके कॉम्पिटिटर कौन होते हैं? पुरानी इंडियन कंपनीज, नई इंडियन कंपनीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर से आके हमारी इंडिया के अंदर क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, जो लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को और हमारे यहाँ बेच रहे हैं, ये सब क्या है? मेन कॉम्पिटिटर्स हैं। इस कॉम्पिटिशन के कारण ही कंपनीज अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर रही है, क्योंकि अगर एक पर्सन किसी गुड्स को परचेज करने जाएगा तो बेटर क्वालिटी की तरफ ही जाएगा। तो इसीलिए जो कंपनीज है वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है कंपटीशन के कारण ही। नेक्स्ट है मोर डिमांडिंग कस्टमर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने के कारण कस्टमर्स को चॉइस मिलने लगी मार्केट में। एक ही प्रोडक्ट को अगर हम लेने जाएं वैरायटी में हमें अवेलेबल है। पहले क्या होता था? कस्टमर को इतनी जानकारी नहीं होती थी, ना उसके पास इतने ऑप्शन होते थे। जो प्रोडक्ट उससे मिलता था वो उसे परचेज कर लेता था। पर अब ऐसा नहीं है। कस्टमर अवेयर है प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। वो डिमांड करता है कि उसे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और रीजनेबल प्राइस पे मिले। जो बिजनेसेस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं वो ही मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी लगातार बिजनेस वर्ल्ड के अंदर चेंज होती जा रही है बहुत जल्दी जल्दी। कोई भी अगर बिजनेस या कंपनी है वो सर्वाइव करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। इम्प्रूव प्रोडक्ट की क्वालिटी को लगातार सही बेटर बनाना पड़ेगा और न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर पाएगी? सर्वाइव कर पाएगी। जो कंपनी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को अपग्रेड नहीं करती वो मार्केट से बाहर हो जाती। नेक्स्ट है नीड फॉर चेंज। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले बिजनेस एनवायरनमेंट लगभग स्टेबल था, पर इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद इसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि बिजनेस को उसी चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना पड़ता है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, बिजनेस स्ट्रेटजीज जो है वो भी लगातार चेंज होती जा रही है इसी के कारण। नेक्स्ट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। बिजनेस की सक्सेस जो है वो डिपेंड करती है कि उसके जो एम्प्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कितने स्किल्ड है, कितने ट्रेंड है। एम्प्लॉयज़ को न्यू चैलेंजेस को फेस करना आना चाहिए, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की जो डिमांड है वो भी मार्केट के अंदर इंक्रीज होती जा रही है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है मार्केट ओरिएंटेशन। बिजनेसेस जो है वो कस्टमर की नीड के ऊपर फोकस करते हैं और मार्केट की डिमांड के ऊपर फोकस करते हैं। पहले क्या था? कंपनीज जो बनाती थी उसे ही बेच देती थी, पर अभी जो कंपनीज है वो कस्टमर की नीड और डिमांड के अकॉर्डिंग बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाती है और फिर उसे बेचती है। इसी को क्या बोला जाता है? मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच बोला जाता है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है वो कम होता जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या रहा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई है, सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है, वो भी अब प्रॉफिट अर्न करती है, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू ही मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। प्राइवेटाइजेशन ने क्या प्रभाव डाला बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर इंडिया के अंदर, देखते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज इन कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के कारण जो कंपटीशन है इंडस्ट्रीज में वो बढ़ता जा रहा है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज चीपर और बेटर क्वालिटी में हमें मिल रही है। रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। प्राइवेट कंपनीज आने के कारण जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो भी कम हो गई है,
क्यों हो गई है? डिसीजंस फास्टर लिए जा रहे हैं जिसके कारण, और काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, एफिशिएंटली काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एम्प्लॉय और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अपने काम को लेकर। उन्हें पता है कि अगर वो बेटर काम नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, तो उनकी जॉब भी जा सकती है। तो फियर ऑफ लूजिंग जॉब के कारण उनकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इंडस्ट्रीज जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करना शुरू कर दिया उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बाद, जिसके कारण उनके प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बाद उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई है, जिससे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री की अच्छी हो रही है, बेटर हो रही है, बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन मैनेजमेंट। मैनेजर्स के पास फ्रीडम है कि वो डिसीजन ले सकते हैं बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, जिसके कारण उनका वो काम भी अच्छा करते हैं, स्पीडी करते हैं और बेटर क्वालिटी का वर्क वो कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स है, किसको लेकर? इन्वायरमेंट जो लगातार चेंज हो रहा है उसके ऊपर मैनेजमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, जिसका बिजनेस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल से बाहर है, उसे क्या कहा जाता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज हो रहा है। किन किन कारण से? कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस बदलती जा रही है, सप्लायर की पॉलिसीज़ और बिहेवियर बदलते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नई कंपनीज मार्केट में आ रही है, इसीलिए पब्लिक का ओपिनियन और सोशल एटीट्यूड भी चेंज हो रहा है। मार्केट की जो कंडीशंस है, पॉलिटिकल कंडीशंस है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी लगातार बदलाव आ रहे हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी और लीगल रूल भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इन्हीं के कारण चेंज हो रहा है। तो बिजनेसेस को इन सब चेंजेस को स्टडी करना चाहिए और टाइमली प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, और मैनेजर को इसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को, ताकि वो क्या कर सके? सक्सेस को अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल निरमा कंपनी ने क्या किया? निरमा कंपनी ने इन बिजनेस इन्वायरमेंट को समझा, उन्होंने एक नई सोप को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। वो सोप पॉपुलर हो गई उसके ब्रांड नेम के कारण, प्रोडक्ट को कस्टमर्स ने लाइक किया, जिसके कारण निरमा कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसीलिए वो क्या कर पाई? मार्केट के अंदर सरवाइव कर पा रही है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।